प्राप्ति के 75वें वर्ष में है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हम ये संकल्प करें कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए देश में काम करते रहेंगे और उनके उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर हम उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी और अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। अब सभा स्वतंत्रता सेनानियों की स्तुति में मौन रहेगी। यस, थैंक यू। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल ने अभी तक अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत ने अभी तक विभिन्न प्रतियोगिता में 18 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक एवं 22 कांस्य पदक जीतकर कुल 55 पदक जीतकर इतिहास बनाया है। मैं सदन की ओर से और स्वयं अपनी ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी खिलाड़ियों को आने वाले मुकाबले में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की सफलता देश के सभी युवाओं को, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। प्रश्न संख्या 301 खगेन मुर्मू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या बोलो आप तो। प्रश्न नंबर 301। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय कंपनी विधि उपकरण को पर्याप्त स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध के संबंध में माननीय मंत्री महोदय जी ने विस्तार से उल्लेख किया है। महोदय, आपसे माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना है, क्या सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों वो उनके परिजनों के लिए उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कारगर नई योजना बनाने जा रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? जो कंपनीज एक्ट के तहत स्थापित हुई थी 2016 के अंदर, उसका विषय है। ये विषय से विभिन्न सवाल पूछ रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, मेरा एडिशनल क्वेश्चन, क्या सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के खंडपीठों में लंबित 20,963 मामलों के त्वरित निपटान हेतु कारगर कदम उठा रही है? ये तो संबंधित प्रश्न है मंत्री जी। दूंगा जनाब। 2016 के अंदर एनसीएलटी स्थापित हुआ था, चालू हुआ था, और उसके चालू होने के उपरांत कुल मिलाकर के जो पहले सीएलबी हुआ करता था उसके 5,345 केस, हाई कोर्ट के 4,276 केस, 77,000 नए केस एनसीएलटी के यहां दाखिल हुए। कुल मिलाकर के इनकी संख्या बनती है 87,394, जो कि 30/6/22 तक की सूची है। अब इन 87,000 में से 66,000 केसेस ऐसे हैं जो कि डिस्पोज ऑफ हो गए हैं। केवल 20,000 केस बकाए हैं जो आज के दिन इसके सामने प्रस्तुत हैं, और ये डिस्पोजल रेट
जो अगर गिनी जाए भांपी जाए तो 76% बनता है। और कोविड के दौरान अगर 76% डिस्पोजल रेट किसी ट्रिब्यूनल का हो जाता है तो मैं समझता हूं कि सराहनीय है। और जो ये बचे हुए भी हैं इनको भी जल्दी से जल्दी लव श्री कृष्णा शॉर्ट में। Sir, thank you, sir. There's a recent judgment by Supreme Court which has opened a Pandora box with respects to how NCLT can admit an insolvency application. And add to this, it is also widely been reported that almost 15 benches across the nation which are looking into NCLT, there is almost 50% vacancies in these benches until 2022. So can the minister state the details of the members retiring in 2022 and the measures being taken to fill up these vacancies? There are 62 posts in the NCLT, including one chairman. Out of this today, 30 are filled up, and there's one chairman of these 30 benches. 15 posts of members became vacant, and the Chief Justice of India has in June 22 taken interviews for a number of people to fill in these vacancies. Another 15 vacancies are already existing, and they have been advertised for, and they will be filled in as and when the Chief Justice of India wants to take an interview for the gentlemen who have applied for these posts. श्री सोगत राय जी। बहुत शुक्रिया सर। This NCLT is the main organization which decides on the IBC cases, that is insolvency and bankruptcy court cases. And IBC cases relate to companies which have gone into liquidation, which decides on the haircut and the compensation to be paid to debtors and also to workers or employees of the company. Now, as it is, 32 benches are still empty, and only 76% of the cases are being dealt with. 20,000 cases are pending. आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न शॉर्ट में करेगा सर, शॉर्ट। सर, इसलिए I want to ask the Honorable Minister that it is a total failure of the government to be unable to fill up the benches. The present process is you have a committee under the chairmanship of the Supreme Court Chief Justice. माननीय मंत्री जी। Sir, I want to know what steps you are taking. माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य चेयर को संबोधित करो आप। सर, IBC सब खाली है। ओके ओके। और कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सर। माननीय मंत्री जी। Sir, selecting members of the NCLT and the NCLAT is under the chairmanship of the Supreme Court Chief Justice. And as per... अगर आप बेटे बेटे चर्चा करेंगे तो आइंदा प्रश्नकाल में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। प्लीज सिट डाउन। माननीय मंत्री जी। नो। मैं ज्यादा नहीं करता। फैशन की बात कर रहे हो ना, बाहर करके देखो मेरे से बात। जनाब चेयरमैन साहब, आईबीसी 2016 के अंदर स्थापित हुआ। 38,208 एप्लीकेशन यहां रिसीव हुई और 25,361 आईबीसी के तहत केसेस डेल्ट हो चुके हैं। इतनी भारी उपलब्धि इसकी आईबीसी के केसेस की एनसीएलटी के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मिस इन्फॉर्म्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 302। आप हो सकते मिस इन्फॉर्म्ड, लेकिन एम सेल्वराज। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। श्री अजय रंजन चौधरी जी। Sir, I am hailing from a district in West Bengal named after Murshidabad district, which shares one of the highest concentration of बीड़ी workers in the country. मैं मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो बात कहे जाते हैं
जमीनी हालात उनसे माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय सदस्य अपनी सीट पे बैठिए। नहीं, माननीय मंत्री जी ने बुलाया, मेरी इजाजत के बिना माननीय मंत्री जी नहीं बुला सकते। नो प्लीज। ये मंत्री बोलने का क्या तरीका है सर? नहीं सर, ये गलत है सर। आपको तरफ से रूलिंग देना चाहिए सर। एक सांसद को इस प्रकार से बोल सर, आपकी तरफ से रूलिंग देना चाहिए, सही नहीं। आजकल क्या देख पा रहे हैं कि काफी अहंकारी हो जा रहे हैं, काफी अहंकार पैदा होते हैं। आप प्रश्न पूछिए। सर, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं और जानना भी कोशिश करेंगे कि ये जो वेलफेयर की बात कहे जाते हैं, जैसे कि हेल्थ में, एजुकेशन में और मतलब हाउसिंग में, इसके जमीनी हकीकत एकदम उल्टी तरफ है सर। क्योंकि सर, मैं एक मिसाल के तौर पर यह कहना चाहते हैं, पहले तो यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक हिस्सा है जंगीपुर सब डिवीजन, जहां 10 लाख से ज्यादा बीडी वर्कर रजिस्टर्ड है। वहां मिनिमम वेज तो नहीं मिलते हैं। और दूसरी तरफ मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहते हैं कि नीमतिता में एक चेस्ट क्लिनिक है और तारापुर में एक हॉस्पिटल है। नीमतिता चेस्ट क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, एक पियोन बैठे हुए हैं। और जो तारापुर हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर कहता है मरीजों को, भाई यहाँ आना है तो घर से खाना मंगाना पड़ेगा, यहाँ आ सकते लेकिन घर से खाना मंगा के यहाँ आ सकते। सवाल क्या तो मैं ये पूछना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बात कहे जाते हैं, इसके ऊपर निगरानी करने के लिए आपको यह सवाल पूछा गया कि इम्पैक्ट स्टडी, ये इम्पैक्ट स्टडी कैसे आप करते हैं? नहीं तो हमारी जैसे माननीय मंत्री जी, हमारी जैसा डिस्ट्रिक्ट में बीडी वर्क की हालत और बदतर होते जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत में 49,82,294 बीडी वर्कर रजिस्टर्ड हैं। उसमें बंगाल में 18,29,203 है। मुझे समझ में नहीं आता कि अकेले 10 लाख एक तहसील में कैसे हो सकते हैं। ओनली इन वन तहसील, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तहसील एक जिले से अलग होती है। एक जिले में एक तहसील में 10 लाख की आबादी, मैं चेक करवा लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि पूरे बंगाल में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पूरे बंगाल में मैं रजिस्टर्ड आंकड़े दे रहा हूं। पूरे बंगाल में 18,29,200 पूरे बंगाल में 18 लाख है, पूरे बंगाल में। और पूरे बंगाल में 18 लाख हम मान रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ब्लॉक में 10 लाख होना ये संभव नहीं लगता। दूसरा पूरे देश में बीडी वर्कर में, अब मैं पूरा विषय रख दूंगा, दीजिए आप रख दो। पूरे देश में बीडी वर्कर के लिए हम 3 तरह से योजनाएं करते हैं। पहला हेल्थ कंपोनेंट, दूसरा स्कॉलरशिप का, और तीसरा हाउसिंग का। जहां तक हेल्थ कंपोनेंट की बात है, पूरे देश भर में हमारी 285 डिस्पेंसरीज और 10 हॉस्पिटल चलते हैं। जहां तक स्कॉलरशिप का विषय है, हम बीडी मजदूरों के बच्चों को 1,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए उनकी जिस प्रकार के शिक्षा की योग्यता होती है उस प्रकार से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। हाउसिंग का भी डाटा जो है वो हम बेनिफिशियरीज को 3 कंपोनेंट में देते हैं, जिसमें उसका जो रेशो है 37,500, 90,000 और 22,500। जहां तक माननीय अधीर जी ने मुझे समीक्षा की बात कही है, इसकी नियमित समीक्षा हम लोग करते हैं। अगर कोई ऐसा तथ्य किसी पर्टिकुलर अस्पताल का है, वो हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करेंगे। दुष्यंत सिंह जी, नहीं, आप मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, सर मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान के उस जिले से आता हूं जहां तेंदूपत्ता का ग्रोथ होता है। उसके क्षेत्र में मैं मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कहा है कि 49,82,294 रजिस्टर्ड बीडी वर्कर्स हैं। मैं वो उस एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, 12 से,
और झालावाड़ से जहां उसका उत्पादन होता है, मतलब उसका तेंदुपत्ता अपन बनाते हैं, इसमें महिला समूह इसमें एकजुट काम करती हैं। आपका सवाल मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इनने हेल्थ, स्कॉलरशिप और हाउसिंग स्कीम के बारे में बताया है। बता दो दिया मेरे जिले में जहां इसका पूरा तरीके से तेंदुपत्ता बनता है और उससे आपको आगे इसकी बीड़ी बनती है, झालावाड़ और बारां के लिए और हमारे राजस्थान के इस उस क्षेत्र के लिए जो पिछड़ा रहा है, उसको बीड़ी वर्कर्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे आपसे उत्तर चाहिए सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं वो तथ्य को जांच करवा सकते हैं, उनको बेकार नहीं कहना चाहिए, ये संसदीय परंपरा नहीं है। दूसरा विषय, जहां तक हमारे दूसरे सदस्य ने हमारे राजस्थान के जो पूरे विषय का संज्ञान लिया जाता है, राजस्थान के बीड़ी मजदूरों के विषयों को देख उनको थोड़ा बोलने Sir, is encouraging smoking or not? The second thing is, if this government is not encouraging smoking, why should you keep this welfare measures to this poor labor? Okay. माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर अनेक विषयों पे हम अल्टरनेटिव रोजगार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिसके मजदूर लोग लाभ उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 303 YS अविनाश रेड्डी। नो 303 YS अविनाश रेड्डी। आप माननीय सदस्य आसन को डायरेक्शन मत दिया करें, प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. श्री मोहम्मद जावेद। सर, ये मंत्री जी के रिप्लाई में बताया जा रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन दिस स्कीम पीएम युवा में 17,409 है, बिहार में 0 है। उसी तरह फाइनल असेसमेंट में 9,183 है और बिहार का 0 है। और स्टूडेंट पास में भी 7,392 में सिर्फ एक भी नहीं है, 0 है। तो मैं सर, आप जानते हैं मैं किशनगंज सीमांचल से आता हूं और सबसे इकोनॉमिकली पुअर एरिया है, जिसमें 65% गरीब लोग हैं सर। और बिहार की भी स्थिति यही है जो आंकड़ा बता रही है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। मेरा ये कहना था माननीय मंत्री जी से कि 239 Institute of Higher Education were empaneled. I would like to know from the Honorable Minister how many of them are in the Simanchal area and in Bihar, and also what are the measures that he wants to take to develop the vocational education and training in my area as well as Bihar, so that their employability is better और उसको अच्छे वेज मिले। या ये सरकार ये चाहती है कि बिहार हिंदुस्तान के डेवलप्ड स्टेट्स के लिए खाली चीप लेबर देने की स्टेट रह जाएगा क्या? क्या बिहार स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है डेवलपमेंट में बिहार के लिए? ये मैं सर, माननीय सांसद जी जानते हैं कि 2015-16 से हमारे सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए और एक माहौल बनाने के लिए और उनको कैटलाइज करने के लिए बहुत कुछ हमने किया है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से उभरने वाले स्टार्टअप और इनोवेशन सिस्टम इकोसिस्टम भारत में बना है। आज भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप बने हैं। 100 मैं प्रश्न खत्म करूं ना, आंसर बता दूं पहले। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने हैं यहाँ पर। माननीय मंत्रीगण, आपसे आग्रह है, सॉरी सर, आप माननीय सदस्यों से बात करो, आसन से बात कराएं। माय अपॉलॉजी सर। सर, over 100 unicorns have been created, and without any doubt, India has created one of the most vibrant entrepreneurial and startup ecosystems in the world, thanks to the efforts of the government and multiple policies of the government. One of the policies was
the PM Yuva scheme, sir, that was implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship that I represent today. उसके 2 फेज थे सर, PM युवा 1.0 जो माननीय सांसद जी ने कहा, उसमें 2000 this was targeting higher institutes of higher learning over 26 states and UTs. वो 2016 में शुरू हुआ था और 2019 तक वो चला, 2018 तक चला, और 2019 से हमने PM युवा 2.0 लॉन्च किया था 10 स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट, उसमें बिहार भी था, और वहां पर हमने टारगेट किया था ITIs, NSTIs और जो स्किल डेवलपमेंट के इकोसिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप चलाया जाए। और उसके बाद 2020 के बाद 2022 मार्च के बाद अभी हम हर स्किलिंग सेंटर में और हर स्किल प्रोग्राम में एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है जो एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप स्किलिंग मैंडेटरीली उसमें डाल दिया गया है। तो आज के दिन हर कोर्स, हर स्किलिंग कोर्स में हम एक मॉड्यूल हमने इंप्लीमेंट किया है जो एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी ट्रेनिंग देता है। ऐसे माननीय सदस्यगण आपसे आग्रह करूं कि मूल प्रश्नकर्ता ने आंध्र प्रदेश के बारे में विशेष कार्यक्रम के बारे में पूछा, आपका कोई मानो स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आप मंत्री जी आपको जवाब भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 304 सुनील कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 304। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए जनजातीय मंत्रालय का बजट 2020-21 में जो लगभग 5494 करोड़ था उसे इस वर्ष लगभग 8452 करोड़ कर दिया है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विस्तृत जवाब दिया है और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में झारखंड के लगभग 3891 गांव हैं, जिसमें से मेरे संसदीय क्षेत्र के चतरा, लातेहार और पलामू जिला में 256 गांवों को शामिल किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री जी का आभारी हूं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना है कि झारखंड सहित त्रिपुरा, यूपी आदि कुछ राज्यों में कुछ नई जातियों को एसटी में शामिल होने के बाद स्वाभाविक रूप से कई गांवों और प्रखंडों में 50% अनुसूचित जनजाति वाली आबादी बढ़ी होगी। तो ऐसे गांवों की पहचान कर उनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल करने की क्या योजना है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक पूछा है, वैसे इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी गई है कि यह आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश में इस वर्ष, यानी यह 5 वर्ष की योजना है और इस वर्ष 7500 गांव को चिन्हित किया है और आगामी 5 वर्षों में यानी 2024 तक लगभग 36,000 गांवों को इसमें सम्मिलित करते हुए पूरा करेगी आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से। और इसमें उन गांवों का चयन किया गया है जहां आबादी के दृष्टि से 25% से अधिक है और गैप के दृष्टि से जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से ऑल इंडिया सर्वे किया गया था और उस सर्वे के आधार पे जो गैप मिली थी उन सारे गांवों को ट्राइबल एरिया के चयन कर लिए गए हैं। तो इसलिए ऐसे माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि क्या गांव जो बाद के दिनों में इस तरह के जहां अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण या ऐसे अनुसूचित जनजाति जो सूची में छूट गए थे, वैसे गांव में भी हम आगे इस बात को ध्यान में रखेंगे इस योजना के साथ साथ कि उन्हें भी इस तरह के लाभ कैसे उपलब्ध हो सके। ऑनरेबल मेंबर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन गांवों के लिए लगभग 20,38,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा
कि जिन प्रखंडों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है और जो एकलव्य स्कूल के मापदंडों को पूरा करते हैं, जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के कुंदा, लावालौंग, सिमरिया, टंडवा और लातेहार जिले के बारियातू, हेरहंज, बालूमाथ, चंदवा, मनिका, सरजू और पलामू जिले के सतबरवा और पाकी में और लेसलीगंज में एक तो एकलव्य विद्यालय खोलने की नई योजना क्या है, और पहले से स्वीकृत योजनाएं जो कान्हाचट्टी, बरवाडी, गारू, लातेहार, महुआडांड, मनातू में था, उसमें से कान्हाचट्टी, महुआडांड और मनातू में अभी तक शुरू नहीं हो पाया, तो वो योजनाएं कब तक कार्य रूप लेंगी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह आदि आदर्श ग्राम योजना से नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है, इसलिए मैं इसकी भी थोड़ी सी उनको उत्तर दे देना चाहता हूं कि यह जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, यह सैद्धांतिक तौर से मंत्रिमंडल के द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन प्रखंडों में 50% से अधिक एवं 20,000 से अधिक आबादी है, उन गांवों में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया जाए। उसके तहत कुल मिलाकर के 740 से अधिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं और ये 5 साल के अंदर बनाए जाएंगे। 2024 तक इसको भी पूर्ण करना है और इस दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग इस पर 29,000 करोड़ से अधिक राशि वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दी है इस योजना के लिए। यह योजना पूरा होने के बाद आगे हम इसकी समीक्षा करते हुए निर्णय लेंगे कि उन क्षेत्रों के बारे में क्या और बेहतर किया जा सकता है। जी कुमारी जी माधवी। Thank you, Speaker, sir. Sir, I am representing the tribal constituency of Araku. Sir, where even now basic infrastructure need to be improved vastly. Sir, the state government of Andhra Pradesh has been extending all possibilities help to improve the facilities, sir. Sir, I would like to ask to the Honourable Minister, what are the steps being taken by the central government to improve the basic infrastructure in the state of Andhra Pradesh? Sir, I am also requesting the Honourable Minister, under Pradhan Mantri Adi Adarsh Grama Yojana, please, if any possibilities, please improve the number of villages, which is very much helpful too, sir. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, अभी तो ये फर्स्ट फेज में हम लोगों ने इस तरह के नीतिगत निर्णय लिए हैं और इसकी सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ ही रूरल डेवलपमेंट के, यानी ये जो योजना है इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जिन गांवों को हम चयनित किया है या वैसे गांव जहां पर आधारभूत संरचना की कमी है, वैसे गांव में सभी मंत्रालयों के उन योजनाओं को पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुए उस गांव को सैचुरेशन मोड में लेकर के आना है। तो सैचुरेशन मोड में लाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि एक गांव को आप चयन करें तो उसकी पूरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकम जनरेशन से लेकर के उद्यमिता से लेकर रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर और बाकी जितने कम्युनिकेशन, चाहे वो 4G का मामला हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का मामला हो, सारी चीजें इसमें सम्मिलित होना चाहिए और सैचुरेशन मोड में। तो मैं माननीय सदस्य से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे गांव, जो गांव आपको लगता है कि गैप है, उसकी सूची आप जिला स्तर पर दे करके इसको स्थानीय स्तर पर सम्मिलित कराते हुए आगे कार्य को जारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 श्री उत्तम कुमार रेड्डी। क्वेश्चन 305 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Speaker sir, in the reply given by the minister, they have said that the unspent CSR funds can be carried forward for the next 3 years. I wish to seek a clarification of the minister whether it is unspent funds on committed projects or all unspent funds that you're going to carry forward for the next 3 years. Then because the understanding in all company secretaries is that unspent funds on projects which have been commenced, not all unspent funds. Anyway, so your reply said that. Second, the amendments to the Companies Act as far as CSR funds is concerned is applicable from what date or what financial year? And for those companies for which the amendments are not applicable,
have any penal provisions or legal consequences, legal action been taken against those companies who have not followed the government rules of spending 2% on the funds? Then, sir. Okay. Sir, I'll just finish. I'll just finish. I'll finish. Okay, sir. आपको सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करूंगा नहीं तो फिर. Any company which falls under the purview of Section 135 as per the Act has to spend 2%. Now, if they have not spent the 2% in the given year, then they have to put it in an account, which is called the CSR account. And that CSR account can be put forward for 3 years if the first year the project has not been completed. That is one thing. The second thing the honourable member asked was, this is, sir, if they have taken up a project and they have not completed the project, they can complete it in 3 years. Also, if on a project they have overspent, then they can set it off for the next 3 years. This is what my reply says, sir. I also want to answer the second part of the question, which was, I forget what he asked. माननीय सदस्य, प्लीज पूछ लेंगे आप. Sir, Honorable Speaker, sir, the unspent amount on a project, or if a company does not spend CSR for the year, can they take it? राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपने जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी. इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं. और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन. माननीय सभापति जी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से मेरी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी बातें आपके सामने रखी. और ये ऐसा भी होता है, जो पहला वक्ता बात करते हैं, ये बफे सिस्टम टाइप, जो पहले जाते हैं पंक्ति में उनको ज़्यादा खाना मिलता है, जो बाद में वहाँ पर जाएंगे थोड़ा फिर उधर इधर की बातें बोलते हैं. लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं, जो मैं खासकर आपसे एक 30-40 साल से अपनी पहचानत है. आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका थे, फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, फिर ये हमारा सौभाग्य है कि आप 3 बार कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर चुन के आए. तो सभापति जी, विचारों के इस सदन राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपकी विदाई के मौके पर मैं चंद बातें रखना चाहता हूं. ये तो परमानेंट हाउस होने के कारण संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की अलग हैसियत है. आज जबकि देश आज़ादी के 75वें साल पर उत्सव मना रहा है, इस हाउस पर भी देश के लोगों की निगाहें पड़ रही है. आपके लिए न ये हाउस नया रहा है, न ही हम लोग नए हैं. 19 सालों तक आप राज्यसभा में सांसद रहे
आपके साथ हमारे लगाव का एक दूसरा भी कारण है, जो मैंने पहले ही बताया कि 3 बार राज्यसभा के सदस्य आप चुने गए कर्नाटक से। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जय आंध्रा आंदोलन चलाने से लेकर अब तक अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने कई भूमिकाएं निभाई। 1978 से 1985 के बीच 2 बार आप आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार के दौरान 2008 से 2014 के बीच आप स्टैंडिंग कमेटी होम के चेयरमैन भी थे। मैं विशेष रूप से आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, आप भूल तो नहीं जाते क्योंकि बहुत से आर्टिकल आपने लिखते ही रहते हैं और अपने पुराने विचारों को भी दोहराते हैं। हम हर पेपर में किसी न किसी दिन वक्त वो पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आपने जो आर्टिकल 371J स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम कर्नाटक के लोग जब आपसे अपील किए, ये बहुत दिन से पेंडिंग है और ये जो है एनडीए सरकार में इसको नकारा गया था, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक एरिया को उसको एक पुष्टि देने के लिए, प्रगति करने के लिए हम उस आर्टिकल 371J को यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते थे। तब आपने फौरन उसको स्वीकार किया। यहाँ तक भी यहाँ पर ऑफिस नहीं था तो हम लोग कर्नाटक भवन में जाके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी बुला के हम सभी में बैठकर उस आर्टिकल 371J को आपने स्वीकार किया और वो अमेंडमेंट के रूप में इस सदन में उस सदन में आया। ये भारी जो यूपीए सरकार में जो वायदा किया था वो निभाए, उसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं अगर वो याद नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत बड़ा काम करने के लिए हमको हिम्मत दी और सपोर्ट किया। राज्यसभा में आपने 11 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे और आपने इस बात की पैरवी भी की कि सभी प्रमुख राज्यों में अपर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। इसी तरह महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनाने और कई दूसरी बातें आपने खुलकर कही। मुझे भरोसा है कि सरकार ये काम जो आप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं उसको पूरा करेगी। जब मैं लोकसभा में विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था तब आप शहरी विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री थे। उसके बाद जब 2017 में आप राज्यसभा के चेयरमैन बने तो मैं भी 2020 में नेता विपक्ष के रूप में आज यहाँ खड़ा हुआ। राज्यसभा में आने के बाद बेशक हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया
इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यहां मैं उन बातों को उठाना नहीं चाहता, एक चंद लाइनों में अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा और सब माहौल में भी आपने काम किया। आपके संरक्षण में राज्यसभा के अब तक जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर नमूद किए कहे 14 फुल सेशन हुए। आपने मानसून सेशन 2018 से एमपीज के लिए ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा कराई। संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में सदस्यों को बोलने का मौका आपने दिया। कई सांसदों को अपनी मातृभाषा में बोलने की सहूलतें हो गई। आपने नॉन हिंदी इलाके के सांसदों को हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित किया और उनको प्रोत्साहित भी किया। आप जिस रोल में रहे, गांव देहात के लोगों की बात उठाते रहे। अटल जी की सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। हमारी यूपीए सरकार ने इसे आगे बढ़ाया क्योंकि ये गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद था। 1987 में अटल जी ने कहा था कि राज्यसभा में रहे बिना राजनीति की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। आप तो भाग्यशाली हैं जो इसके सदस्य और संरक्षक दोनों बने हुए हैं। सदस्य भी बने और संरक्षक भी बने। ये जो अटल जी का कहना था वो आपने पूरा कर दिया। सभापति जी, आपने कई बार ये बात कही है कि पब्लिक लाइफ में राजनेता कभी रिटायर होता है न टायर्ड होता है। जो बात प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहे, तो आप रिटायर भी नहीं होंगे पब्लिक लाइफ से और टायर्ड भी नहीं होंगे, काम करते रहेंगे। और मेरी आशा है कि देश के दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से विदा होने के बाद भी आप नागरिकों के बीच और सक्रियता से काम करेंगे। इस देश के लोकतंत्र, समता, समानता, संविधान के मौलिक तत्वों पर युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी विदाई के मौके पर मेरे मन में कई विचार आते हैं। कोरोना संकट के दौरान भी आपने काफी प्रयास करके हाउस चलाने का प्रयास किया। सिटिंग अरेंजमेंट को बदला गया, सांसदों को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठाने का काम भी करना पड़ा और एक एक यानी यहाँ पर जो बेंच पे 1 या 2 और बहुत से सदस्यों को ऊपर बिठाया गया, चंद को पार्लियामेंट में बिठाया गया, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़े। कोविड के पीरियड में भी आप अपना काम करते रहे। आपने 2018 में रूल्स की समीक्षा का जो काम आपने आरंभ किया था, उस पर सभी दलों से विचार
कर काम आगे बढ़ना चाहिए। कई नियमों को बदलने की जरूरत है। आज हाउस में जो बातें होती हैं उसका पूरा देश और दुनिया देखती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की विशिष्ट भूमिका है। मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की टीवी दोनों का मर्जर नहीं होना चाहिए था। जनता के सुख दुख से जुड़े मामलों पर गंभीर चर्चा हो, सर्वोत्तम समाधान भी निकले, ये बात देश के सभी लोग चाहते हैं। राज्यसभा अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र भले हो, नजरिए में भले कुछ फर्क हो, लेकिन सबका लक्ष्य और सपना देश के इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, एकता कायम रखने का होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसके लिए आपका योगदान जारी रहेगा, क्योंकि आप पहले ही कहे हैं बहुत बार कि मैं रिटायर्ड नहीं होता और टायर्ड भी नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान में रख के इस इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और भारत के एकता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आपके स्वास्थ्य और सार्थक जीवन की कामना करते हुए इस पंक्ति के साथ आपको बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद खड़गे जी। मैं व्यक्तिगत रूप में बफे को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, सहपंक्ति भोजन के पक्ष में हूँ और विश्वास भी करता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहिए, लाइन में कहीं भी बैठे वहाँ तक आपको सब मिलेगा ऐसा, मगर अपना अपना स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों को खाना है। श्री डेरेक बी ओब्रेन, तृणमूल। प्लीज डेरेक जी, प्लीज बोलिए। बैठ जाए। Sir, प्लीज Derek. Just after independence in undivided Andhra Pradesh, those who owned agricultural land were, how do they show how well off they are, how important they are in that area? They had a very interesting way of showing. They didn't show, it's just that they had the number of bullocks you owned, the number of pairs of bullocks you owned. So if you owned 2 pairs of bullocks, you were quite well off. If you owned 4 pairs of bullocks, you were even better off. And a few families owned 6 or 8 pairs of bullocks. So one such family owned 8 pairs of bullocks. So good so far. But one day, one of these bullocks, the animals, they went totally nutty, and the bullock actually gorged a lady in the stomach. The lady was carrying a baby or a 1-year-old boy. Dropped the child, obviously. The lady was taken to the hospital and the lady passed away. And the child lost his mother at the age of
one. This is your story, sir, of an early loss. And from that early loss, you have done whatever you have done, which we can find in not only Wikipedia entries, but in a glorious career you have had. And I don't want to go there today because I think we have lots of speakers, so we'll all talk about that. Sir, I'm sure that will make a good story for your autobiography, which you must write. I've had many experiences with you, but a few I'm going to talk about today, and I certainly don't expect answers for any of those, but maybe one day you will write an autobiography. So this child who lost his mother in these tragic circumstances from this agricultural family, cut to September 20, 2020. To me, that was a very important day in my outlook about you. And maybe you'll answer that question someday in your autobiography. On September the 20th, 2020, the day this House passed the farm bills, you were not on the chair. You were not. Sir, you're the only Vice President who has served 4 terms as a Rajya Sabha MP. You're the only Vice President who has visited every Indian state, all 28 states, including the states in the Northeast. Sir, these we know, but someday you will give us the answers, because when I first came here, you used to sit this side. And I remember on the 2nd of September 2013, I think your seat was just here. On the 2nd of September 2013, you made a passionate speech on petrol and diesel. So one day you'll tell us in your autobiography, why then? Let's not go there. Sir, on the 1st of March 2013, I remember one more speech of yours. You led the discussion, Mr. Jaitley was that side, and you made an intervention for about 5-6 minutes on phone tapping. We tried Pegasus last few years, but we didn't get a discussion, sir. And you have really given us one piece of advice, opposition and government, is that talk to each other and solve. I think that's the one take we take away, that you always, in the meetings, you know, sometimes what happens in chambers stays in chambers, but you used to always say, talk. And you would talk in the same tone. You talk to the government, talk and solve. You talk to opposition, talk and solve. And nobody is perfect. You would have tried hard to get our Honorable Prime Minister to perhaps answer one question in your full tenure. That didn't happen. Sir, earlier today, a point was made about productivity in Rajya Sabha. Yes, sir. You are the chairman of the Rajya Sabha. We want to congratulate you. If you look at the productivity numbers and the number of bills passed, sir, you were there. But there's another side to this argument. And as you leave today, sir, we would urge you, because you have at least 20 more years to offer in public life. So these are the thoughts, sir, to urge you, because there's another school of thought who think that Parliament has become a deep, dark chamber. And you've often advised us, send bills to committees,
why only 6 out of 10 no, why only 1 out of 10 bills are going. Send bills, scrutinize these bills. And, sir, so these are issues which I'm sure you will address, because I know, autobiography or no autobiography, you will speak your mind and you will guide us. Sir, of all the happy things we remember is the great food you served us and the great host you are. Not only you, but I think equal credit should go to Mrs. Naidu. The wonderful, every time you hosted any MP, all of us in the Vice President's house, sir, it was absolutely wonderful. And since I eat mostly non-vegetarian food, that became even better. Sir, we wish you, on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, and everybody, we wish you and Mrs. Naidu happy years ahead. And as I remember once mentioned that you are the chief outside, but you have a home minister at home who actually controls whatever is going on. Sir, the Prime Minister very nicely put it in his speech, where he said every word you said is revered and this is preferred. Yes, sir. We'd like to add to that, sir. We wanted you to stay here longer because we hope your going was actually deferred. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Derek. Sri Tiruchi Siva. Mr. Chairman, sir, there are some moments which are unavoidable, but at the same time unacceptable. This is also one. Sir, only in the agony of parting do we look into the depths of love. Sir, today we are bidding you farewell, only because it is a customary one, that's all. But we can never do so, sir. So on behalf of my party, DMK, and my fellow colleagues here from my party, who have a special regard for you, I shower upon you profusely our thanks and appreciations and congratulations for your tenure in this August House as chairman. So there are many things to recollect. We would have worked you sometimes seeking opportunities. Instead of doing anything which is very harsh, you were just one word with affinity and command, Shiva, made me to sit down. Nothing else you resorted to. I've already many times told you that also. Sir, in Tamil there is a word, Arima Nokku. That's a look of a lion. In the forest, not all animals stand and look back. Only the lion. It only can look back the path it dreaded. It only can bring behind it all the animals in the forest in a disciplined manner. You are a lion, sir. You can look back, for you have left a very great track. Sir, you started your life as a very good student. Then as a student leader, wedding to yourself to an ideology. Then you started climbing the ladder, sir. You never came down. You were a member of the Legislative Assembly. You became the leader of your party. You became a member of this August House. You were in the opposition bench. You were a minister. And now you decorated the second highest position in this country, the Vice President, the second authority, constitutional authority. And sir, we had great times with you as the chairman of this House. Sir, one thing you will also appreciate. We might have disturbed you. We might have shouted. Of course, in the path of democracy, seeking opportunities, insisting for debates. But at the same time, during our discourse, never we have come down the decorum of this House. We have appreciated many a time that the debate in this House by all the party members are par excellence. Sir, on this occasion, I think this is the right time and right place to put on record 3 things. Number one, our honorable leader of opposition told that
only in Rajya Sabha, a member can speak in any of the 22 languages in the 8th schedule of the Constitution, and that you only brought it into action. Wherever you go, you have advocated for the regional languages to cherish. You advised everyone, please protect, enrich your mother tongue. At the same time, learn other languages also. Nothing wrong in that. Based on that only you've done. And other two things, which many of our colleagues themselves would not know, but I would like to put on record today, not to the members in this House, but also to the people outside in the world. Sir, there has been a customary and convention in the Parliament. It's a British legacy. Whenever a member or a minister lay a paper on the table of the House, the convention is, I beg to lay on the table of the House. See, I am a product of the self-respect movement, sir. So such words were indigestible. We were not able to digest. Sir, I have represented to your predecessors many a time, to the government also many a time, but nobody bothered. Sir, I must appreciate and thank you. You only removed that word there. Why in a democratic republic anyone should beg anyone? So you removed that word, sir, and now with heads held high, every member and minister are just tabling their papers, sir. Not beg. They lay the paper on the table of the House. They raise to lay the paper on the table of the House. And second, sir, all notices we send to the Secretariat are addressed to the Secretary General. And many might not have noticed, sir, when we sign, it is yours faithfully. It doesn't suit a member of Parliament to write to an official, yours faithfully. It's not a school. I represented it to you, sir. You asked what can be the substitute. I said yours sincerely, and now all our notices are having yours sincerely, sir. I don't know about the other house. I don't want to tell that even if it be. Sir, you upheld the dignity of the members, as well as always you were very much interested in upholding the decorum and dignity of this House. Sir, we cannot forget your days in this House as chairman. There are many other things. And personally, I cannot forget you. I can recollect you many a time. Whenever I see S.V. Rangarao on the screen, I will be reminded of you only. That majestic look and walk, only you resemble. And you will be in Chennai. That also I know. You will be very close to us. I request you, sir, direct told you will write. I say, please write an autobiography, which will be your real contribution to the posterity of this country, sir. Only one word, sir. We will miss you. We will miss you, sir. Thank you very much. Thank you, Shiva. Sri Sanjay Singh. धन्यवाद सर, आपने आज मुझे इस भावुक अवसर पर अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, जब मैं इस सदन में आया तो विपक्ष में होने के नाते कई बार अपने मुद्दों को लेके आपके गुस्से, आपकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मैं आज पूरे देश को इस सदन से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली सांसद हूं जिसको सबसे अधिक प्यार आपका मिला है, सबसे अधिक गाइडेंस आपकी मिली है, सबसे अधिक समझाने का काम इस चेयर से हटने के बाद आपने किया। जब भी कभी चैम्बर में गया, आप एक अलग इंसान थे। घर पे गया, एक अलग इंसान थे। चेयर पे आपने हमेशा समझाने का काम किया कि सदन के मर्यादा के हिसाब से चलो। मुझसे इन 4.5 वर्षों में कभी भी कोई भूल, कोई गलती हुई हो सर, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। और उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था सर। उसमें जो कुछ भी था, कभी देश के किसी मुद्दे पर, कभी जनता के किसी मुद्दे पर,
जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपका एक वाक्य आपने इसी चेयर से बैठ के कहा था, ये हाउस, ये राज्यसभा का सदन उसी का प्रतिनिधित्व करता है, और आपने उस भावना को हमेशा इस सदन में जीवित रखा। और आपके वो वाक्य थे, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। आपने सारी भाषाओं में, यहां तक कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं थी उसमें भी हमें सदन में बोलने की अनुमति दी। ये आपकी एक वैचारिक सोच का प्रतीक है सर, और इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर, आप हो सकता है इस चेयर पे आगे हम लोगों को ना दिखें, लेकिन मैं एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे प्यार से भोजन के लिए हम लोगों को बुलाते थे, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जब भी दिल्ली आप आए, दिल्ली का सांसद होने के नाते हम चाहेंगे उसकी सूचना हमें मिले और हम सारे लोग आपके साथ बैठें, आपसे हमेशा सीखते रहें। बहुत बहुत आभार आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और सदन के हमारे सभी सांसदों की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की प्रभु से ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय। डॉक्टर सस्मित पात्रा। Honorable Chairman, sir, it's a very poignant day. It's a very heavy day. And before, I don't want to bid you farewell, honestly. I honestly don't want to bid you farewell. I just hoped you would stay on and on. But then life has its own transitions. So I want to first thank you on behalf of my party, Biju Janata Dal, on behalf of our leader, Shri Naveen Patnaik ji, for your service to the nation, for your service to this country, for your service to this house, and for being the great man that you are, with your simplicity, with your charm, with your dedication, with your commitment, for having done so much for all of us. So it's been only 3 years. It's been only 3 years that I have come to know you personally, but it seems like a lifetime. Time is short. Honorable Prime Minister was speaking about how you have always promoted youth, how you have promoted the regional languages. Honorable LOP, Honorable Members of Parliament have been speaking. I'll not elaborate on that. I've brought evidence to the House today, sir. The evidence I'm going to lay on for everyone to see. The day was February 7th, 2020. The day before, I had been to you in your chamber and you said, Sasmit, why don't you speak in Odia? It's your mother tongue. Speak more. The next day, I spoke in Odia, my first 0 hour, on a specific topic. You're on the chair, sir, and you said, Uttam Kahu Chanti. You spoke well. After a few minutes, I get this brief note from you, sir. What does it say? Evidence. Uttam Kahu Chanti, written by you, signed Sri Venkaiah Naidu, to me, Sasmit Patra. So why I brought this evidence? There are many evidences. But why I brought this evidence to the House is because this was a note for you. For me, it's a memory of a lifetime. It will stay with me as long as I am there. And that is what Sri Venkaiah Naidu ji means to all of us. So promotion of youth. There are many young members who have come in very new to the House. And I just wanted to probably take this opportunity to tell you how you have promoted the youth members of Parliament, the young members of Parliament. In August 2020, Sunday had a phone call in the evening saying that I have been appointed to the panel of Vice Chairman of the Rajya Sabha. I was surprised. I said, I'm only 13 months into the Rajya Sabha. Sir, you were the person when I called in the evening, sir, do you think I'm capable of presiding over this August House? Do you think I'll be ever able to do justice
You said, I believe in you, I stand by you, you do your work, you keep working hard. That was Sri Venkaiah Naidu ji. Sir, I will not take much time. You've always been a friend of Odisha. Whenever we have brought matters of Odisha before you, sir, you've always given us a patient hearing. Whenever there have been matters of Odisha that have to be raised in the House, you were always open to the idea of how we can develop more and more. Whenever our new members of parliament from across party lines used to come up, you used to encourage them. So one thing I must tell you, sir, your presence in the chair is very reassuring. Your presence in the chair gives us strength. And your presence in the chair, you have inspired and motivated not only the members of parliament of the Rajya Sabha, you have inspired and motivated every youth of this nation. And I say that with a great measure of humility. Sir, at the end, I'd just like to tell you today I'm reminded of the words of Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. I think today, sir, you have miles to go. And as Derek ji said, you have more than 20 years of public life left. You will continue to inspire us every day. You will continue to cherish your memories every day. With these words, I thank you for your wisdom. Thank you for your leadership. On behalf of Biju Janata Dal, our leader, Shri Naveen Patnaik ji, we thank you for your service to the nation. Thank you. Sasmiti. Sri Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. Sir, needless to mention that every Telugu person today is proud that this August House is chaired by a Telugu man. On behalf of 9 crore of Telugu people, that you have made us proud, really proud. I speak, in fact, on behalf of 9 crore people, and we all feel proud of you, sir. Sir, your political, because I hail from Nellore district and you also hail from Nellore district, and your political, in fact, I have attended so many public meetings as a student and we all inspired. And your political rise is inspirational for all of us, not only Nellorites, even for the entire country, sir. When you rise, we all feel that as if we have risen. This is the inspiration what we have got, sir. As Honorable Prime Minister has said, and your articulation and the command over all the 3 languages, Telugu, Hindi and English, and I don't know the other languages, and Tamil also, and really appreciate it. And sir, the entire nation would recollect that August 5th, 2019, when the emotions ran high and this House was discussing the abrogation of Article 370, and your presence on the chair gave strength to the smaller regional parties like us at that point of time to speak freely and help pass the resolution, sir. Sir, I take this opportunity to appreciate your support that you have extended to the committees, standing committees, and how you have, how under you the parliamentary standing committees gained importance, and you have reviewed from time to time and gave inspiration to all of us, sir, the chairmen as well as the members of the standing committee, sir. Sir, Sabhapati Mahoday, sir. Sir, one incident I would like to recollect at this point of time, 1 more minute, sir. 6 साल पहले जब मैं इस सदन में आया था, almost 6 years back, sir, तब मैं आखिरी कतार में बैठता था, sir, the last row. सर, मुझे लगता था कि बोलने का मौका शायद नहीं मिलेगा. Never thought, sir. Never thought that I would get. लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया. मुझे ही नहीं बल्कि सभी not only me, sir, सभी नए सदस्यों को बोलने का मौका दिया, सर. सर, मैं सबकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं. एक और कारण है, सर, जिसकी वजह से मैं आपका आभारी रहूंगा. आपने मुझे चेयर पर बैठकर सदन चलने की
योग्य समझा, मुझे मौका दिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यह कामना करता रहूं। बहुत बहुत थैंक यू। के केशव राव, डॉक्टर केशव राव, नॉट देयर। श्री अहमद अशफक करीम, प्लीज। अर्जेंट, आप हमेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, आपने मुझे ये मौका दिया और ये सुनहरा मौका मैं किसी तरह से खोना नहीं चाह रहा था। आज मैं अप्रैल 2018 से इस सदन में हूँ। वाकई आज का जो माहौल है, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों और जमहूरी निज़ाम की तरह हाउस को चलाने के बदले आज लोग कुछ एक अजब सा माहौल है। आज इस तारीखी और यादगार अलविदाई प्रोग्राम के मौके पर खुशी और गम के जज्बात का मिला जुला असर अपने वजूद समेत पूरे मजमे में मैं देख रहा हूँ। और ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों, आपने जो मोहब्बत दिया है उसके नतीजे में है। खुशी इस बात की है कि हमारे जमहूरी निज़ाम इस कदर मजबूत और ख़ूबसूरत हैं कि इसके पाबंद आप जैसे कद्दावर लीडर और तारीख साज रहनुमा भी हैं। मुद्दत सदारत मुकम्मल हुआ और खुश दिली से न सिर्फ अलविदा कह गए, बल्कि अलविदाई तकरीब को आप जीनत भी बख्श रहे हैं। और आपसे पहले के हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया और वह आइंदा भी यही रहेगा। हर कोई अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद बावकार चेयर दूसरों को सपुर्द कर देता है। यही सिलसिला चल रहा है, दूसरों को हवाले कर देता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, हमें बहुत कुछ इससे सीख मिलती है। खुशी इस बात की भी है कि आपने अपनी पूरी मुद्दत में तमाम अरकान यानी माननीय सदस्यों का न सिर्फ एहतराम किया, बल्कि उन्हें अच्छे माहौल में अपनी बातें सदन में रखने का मौका भी दिया और जमहूरी रवायात व इक़्तिदार को कायम रखने की हत्तल इम्कान कोशिश करते रहे। लेकिन गम के जज्बात का भी दिमाग और दिलों पर गहरा असर है। आपकी यादें, आपकी बातें मुद्दतों तक रहेंगी दिलों पर, और इस मजबूत मुल्क के सियासी और तारीखी पन्नों में आपका नाम अदब से लिया जाता रहेगा। हम सब दुआ करते हैं कि आपकी अगली ज़िंदगी भी सेहत व आफियत के साथ गुजरे और समाज व मुल्क को तरक्की की राह पर लाने की आपकी कोशिशें जारी रहें। गूंजते रहेंगे तेरे अल्फाज मेरे कानों में, तूने तो आराम से कह दिया अलविदा दोस्तों। थैंक यू करीम जी। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you, sir. I endorse whatever has been spoken here by my esteemed and senior colleagues, including the Honorable Prime Minister and Leader of the Opposition. Nevertheless, I consider this as my bounden duty to place the appreciation, gratitude, and best wishes of my party, CPIM, on record. Sir, as you know, we are from the opposite sides of the ideological spectrum. But, sir, I have no hesitation in lauding your clarity of conviction. Sir, you belong to the category of statesmen with an organic thinking. What has impressed me the most, sir, I would speak what I feel at heart. I won't speak a word which is not part of my thought process. Sir, you are a living example of the great diversity of this nation. And that is the underlying thread of the unity of this country, sir. Sir, I have a reason why I say so. When there is a chorus that is shriller, louder, for uniformity of behavior, culture,
language, and even food. Sir, you stand tall as a lamppost of rich diversity that the country is and should be, sir. Sir, can I submit you, sir? Even the spotless Dravidian attire shows that. Sir, many have spoken about the hospitality, sir. So I have my personal experience of almost 3 decades. Javadekar ji, more than 3 decades. Please note the point. Sir, as a journalist, I have observed you shifting your base from Andhra to the vortex of the national politics. Sir, you are simply the king of hospitality. I don't think anybody else in this house can match you. Sir, I would relish those days when we had sumptuous non-vegetarian meals. I stress on that, non-vegetarian meals. I am vegetarian too, as much as I am non-vegetarian. At your house and at the BJP office. Nadaji, please note the point. Many of my juniors in journalism are pleasantly surprised to think about the menu at that time, sir. Sir, at that time, prawns and cooks used to fly from Vijayawada and Guntur to Delhi. Sir, I think I would be missing in my duty if I don't spell out this point. There is a feeling amongst many, sir, that you would go down in the history as the president the nation has missed. So this is something which I thought I should say. Sir, yes, sir, I have been seeing the house from inside and outside, from above, sir. Sir, I can't think of a chairman who got involved with the nitty-gritty of the house, involved, even to the minutest aspect of the house, sir. This, I think, sir, your long, grueling journey from a village from Andhra, becoming an MLA, MP, minister, and also helping the organizational structure of a political party. And, sir, with this long experience, you could even read the minutest emotion in our minds. Sir, one important aspect in your approach was that you are cut for the parliamentary democracy. I should say that. And you are living at a time the parliamentary democracy needs you more. I would say that, sir. Derek was saying about parliament becoming a dark chamber. I don't know what he actually meant, but I feel that you are living at a time when we require you more, sir. Sir, your habit of disagreeing, but allowing us and respecting us the right to express our view was something which should be talked about, sir. Sir, one more thing, sir. Small political parties. That is something which I need to say, because you believed and you had the conviction that though the sum of the parties may be insignificant in numbers, their voice are relevant and vital to the existence of this nation as a plural polity. Sir, I would be failing in my personal duty if I don't speak about my experience, sir. Please give me 1 minute, sir. Sir, after making my maiden speech on the following day, sir, you should allow me to say that because Honorable PM was saying that you have the pension to promote young and new members, sir. On the following day, I got a call from Vice President's house. I was pleasantly surprised and I was little concerned or worried also. And after a few seconds, you were on the line, sir. And you told me that you may not agree with me fully, but my speech was wonderful and you appreciated the homework which I did, sir. Sir, I didn't even share this to my family because my family would think that, you see, my character has changed after becoming a member of parliament. Sir, but you followed it up. And you also said something, sir. You said that after reading all the newspapers, you were so sad
that not even a single newspaper wrote a single line about my speech which impressed you, sir. Sir, you didn't stop there, sir. After 2 days at a public function, you narrated this, and you also said about the sad plight of the journalists, sir. It was a perfect indictment of the media, which is indulging in trivial, sensationalism, and frivolous. Right. I also partially respond, sir. Sir, the other day, when few of us came to your chamber with my leader, Mr. Elamaran Karim, Mr. Binoy Vishwam, and Tiruchi Shiva, he is also a leftist leader, and you were pouring out your reminiscence about the legendary communist leaders. You talked about Bhupesh Gupta, you talked about Indrajit Gupta, A.K. Gopalan, you talked about Somnath Chatterjee, and you said, though you differ in ideology, you would want the leftist movement to survive and to be present in Parliament in full vitality and vigor, sir. Sir, one more minute, sir. Sir, when you inaugurated the school in Chennai, because since Shivaji didn't say I should say that, you quoted renowned Tamil poet Bharadiyar, and you said, it is more virtuous to educate a child than to build 1,000 temples. So that is very relevant, sir. Sir, you have set a benchmark, and I would say it is not an obstacle for your successor, but it's an inspiration. Like Mahatma Gandhi said, sir, as many men has exalted in greatness when they relinquished the chair. As he said, power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment, and other by acts of love. Power based on love is 1,000 times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment, sir. Wish you the best for all your future endeavors, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable members, I have a list before me. We have 32 speakers. Keep the time in mind. And I don't want to cut anybody in between, but at the same time, the duty compels me that I should remind you about the time. And there are many more other than proposed by party also want to say something. We will be able to do justice to them provided if we are able to complete it on time. Now it is Sri Ramnath Thakur. श्रद्धेय सभापति महोदय, जिस तरह एक परिवार का मुखिया सारे सदस्यों को देखभाल करता है, उसी तरह राज्यसभा में आपके आने के बाद सारे सदस्यों को आपने एक गार्जियन की हैसियत से देखा, समझा और उसे दिशा निर्देश दिया। संसदीय जीवन में आपने जो ज्ञान, अनुभव, बुद्धि का जो इस्तेमाल किया, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। आपने 13 सत्रों की अध्यक्षता की और देखा कि सदस्यों का गुस्सा कैसे आपने झेला और कितने अच्छे ढंग से अनुभव के आधार पर उस गुस्सा को शांत किया। आपके अध्यक्षता में 177 बिल पास हुए और समयबद्ध तरीके से आपने बिल का निष्पादन किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से नहीं बिहार के 13 करोड़ जनता की तरफ से, राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उनकी तरफ से मैं आपके स्वास्थ्य के
अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और यह कहना चाहता हूं, किसी रचनाकार ने कहा है, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, पर दिल ये कह रहा है आप पास आ रहे हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रामनाथ जी। श्री डॉक्टर तंबिदुरै। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, முதலில் என் பணிவான நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தங்களுக்கு அன்புடன் அர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன். Mr. Chairman, sir, I thank the opportunity given to me to pay my gratitude to the Honorable Vice President and the Chairman of this House, who is demitting the office today after a long, cherished career spanning over half a decade, starting from your college days, sir. Sir, I recollect the long friendship I have with you since the days you came to the Parliament in 1998. I was Minister for Law and Surface Transport under the able leadership of Sri Vajpayee ji. So I had the opportunity of seeing you in the Rajya Sabha participating in many of its activities. And also, sir, when I has become the Deputy Speaker of Lok Sabha, support of our Honorable Modi ji and our Amma, you were the Parliament Affairs Minister there. And also, I have seen your hard work and pleasant manner in dealing with the friends and fellow members have been the prime dreams for your steady growth, sir. And also, sir, I want to mention the days you have spent in Apollo Hospital when Amma was, Honorable Chief Minister was in the hospital. You have spent a long time helping us how to recover from the death condition. But unfortunately, she faced that last days of the death in the hospital. You are the instrument there. You went a lot of time to arrange all the arrangements for all funeral and everything. I cannot forget, and our party ADM cannot forget all these things. How you spent with us those days, sir. I am very grateful to you. So at the same time, sir, as Minister for Rural Development under the able leadership of Modi ji, and Parliament Affairs Minister of Urban Development, Housing, Minister for Implementation and other activities, under the poverty alleviation, you have given an impeccable administration. Please, you have please. Shanti, आपस में initiated बात नहीं करना. several noteworthy reforms in the ministries you have held. Your contribution to the success of the Pradhan Mantri Graman Sadak Yojana is a commendable initiative, sir. And also, sir, and also as our other friends said, you are a true leader to give importance to all languages, national language. They are called regional language, not as national languages, as you said many times, sir. And you had the opportunity, as even Prime Minister others said, to rise and speak in their own languages. That is your initiative, sir. We are appreciating. We won't forget, sir. That's your true federalism is shown that how our Indian culture has to be preserved in the diversity must be strong that you have said that we cannot forget. And also, as others said, your speech and your vocabulary we cannot forget. And you are a very experienced man, sir. And you are a guide and also as a model to us in the coming days. As others said, sir, there is no retirement in your life. Still there is a time. Nowadays, I am having that kind of thinking, sir. You are a vice president now. Vice president is not the end. There are other posts also there. Therefore, you in your public life, it may be a temporary phenomena,
you are diminiting the office, but there is the opportunity. God will wish you that you come up once again to guide us in the Parliament also in some other capacity. I am hoping that, sir. In that sense, sir, I don't want, as you said, as also I am presiding officer, many 15 years I served in the Rajya Sabha. As you instructed, I cannot most of the time. I am once again limit my everything speech. You will have many more opportunities in the future to serve the Mother India. May God bless you in the health, happiness, joy, and all the best wishes, sir. Thank you very much. Nandri, thank you. Sri Farpul Patel. Chairman, sir, I consider it my honor to have known you ever since the days you came to Parliament. You came as a member of this House, and I probably was a member of that House during those days. And I also consider it my privilege to have served under you as the Chairman of this House. We have very many fond memories. And also the fact that you and my leader Sharad Pawar ji also enjoy a very special relationship, a very special bond, both because of your deep love for rural India, the agricultural community, and that is, I'm sure, a big binding factor between the two of you. Sir, you have always been very kind, very supportive. I have seen you in, as I said, in different roles. When you were minister in the government, Vajpayee ji's government, as the rural development minister, we would come many a times with our constituency works, and you would be more than forthcoming and more than willing to help and support any good work which any member of parliament, irrespective of party affiliations, would come to you. These are qualities, sir, which don't come to everybody naturally, but I think the kind of... आप पहले ये निकाल के सुनिए, शांति से बैठिए. I don't think, sir, these qualities have to be acquired. They are natural to you, that you have been very, very supportive of all members of parliament. Even here we have seen, as the chairman, sir, you have encouraged many new members, have acknowledged that fact, that how you have been giving them opportunities to speak about not only their area but in national interest, in many other areas of interest which members of parliament may have. And also the fact that you have been also troubled a lot by us. As a house, I've seen many emotional moments which you have gone through. And actually, I tell you, sir, I've been pained whenever I have seen sometimes a tear or two in your eye. I know the anguish and the dilemma which you were going through. And I'm sure members also acknowledged it. Maybe there were political compulsions. But as far as I am concerned, or my party and Sharad Pawar ji are concerned, you know very well, sir, you have drawn a Lakshman Rekha for decorum in this parliament, and which we have always, always adhered to. I've never given you, or our party has never given you, any reason to feel agitated or feel angry about our conduct. But nonetheless, sir, I think it is many a thing one can speak, many have spoken. You have already mentioned about the paucity of time. So all I can say, sir, we wish you all the very best, sir. आपके जीवन में बहुत बहुत अभी और कुछ योगदान आपको इस देश के लिए करना बाकी है, सर. तो आप यहाँ से जाएं और कोई जगह पर अपने कार्य की शुरुआत करें, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, सर, कि आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, लेकिन कभी हम लोगों को अलविदा ना कहें. प्रफुल्ल जी, श्री शिवसेना कोई है? नहीं. श्री राम गोपाल यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव. श्रीमान, इस तरह के अवसरों पर मैं अक्सर अपनी बात पूरी कभी कह नहीं पाता.
मैंने इससे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर अब तक सभी माननीय सभापतियों के विदाई फेयरवेल इस कार्यक्रम को देखा है, लेकिन चूंकि आपसे व्यक्तिगत मेरा अटैचमेंट बहुत रहा, आपने जैसा स्नेह आपसे मुझे मिला वैसा किसी से पहले नहीं मिला था। हालांकि माननीय भैरव सिंह जी से भी बहुत अच्छे हमारे रिश्ते रहे, लेकिन आज जो मुझे महसूस हो रहा है आपके विदाई समारोह में, ऐसा अंदर से मुझे परेशानी कभी नहीं हुई। मैं मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने जो कुछ कहा उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए यही कहना चाहूँगा कि आज आप सारे प्रोटोकॉल से और सारे बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए आगे आने वाले समय में आप अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति से स्वतंत्रतापूर्वक जो लोगों को संदेश दे सकते हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में जाके जब भी जाएंगे आपको तो बुलाएंगे ही लोग, और आप अपनी बात कहने में बहुत सिद्धहस्त हैं ही, तो उसमें कोई बंधन न हो। देश के हित में, संविधान के हित में जब भी कुछ कहना पड़े, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उसी तरीके से कहेंगे। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार ठीक तरीके से रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद राम गोपाल जी। श्री विनय विश्वम। Sir, these moments are really such moments where we feel that each words are so valuable. We find difficult to find the apt words to express our hearts. Sir, I remember the first day when I made a call to you. At that time, I was only a designate to become a member of the Rajya Sabha. But you were so kind to allow me to come to your house to meet you in person. I came there. I thought that you will give me 2 minutes or 3 minutes as you do here. But on that day, you were so benevolent. You were so kind to give me 30 to 40 minutes to talk. You talked about your past, your RSS days, the days in which you walked barefooted through the villages of southern India, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra, of course. Then you told me, ideologies may differ, but man, humankind, the greatness of that you mentioned to me. And on that day, you told the same thing that Bittas was telling here. You told me about the glorious past of the communists in the Parliament of India. You mentioned the names of Bhupesh Gupta, Indrajit Gupta, Yodarmai Basu, Kiran Mukherjee, of course. You mentioned those names. And you told opposition has a role to play in democracy. And you told communists may be small in number. And you mentioned one more thing. Why the communists are remaining separated? You demanded for the communist unity, for which my party stands. And I remember, you very correctly told communists in that way can play a better role for the communists and for the democracy of this country. And so many such fond memories are there. Sir, you have scolded a lot in this house when we made some slogans here, then we made some ruckus, you may call it. I remember it. It was, sir, not purposeful. When I saw your face with sadness, I tell you now, I felt so sad, as if my uncle is
feeling served on me. That feeling you have engaged on all of us. Such is true that we differed on so many issues. But the man in you, I should tell, is a man which should be mentioned always in capital letters. Sir, once you made an open call to the public that the public should teach a lesson to all the members who make ruckus in the house. It was covered by all the newspapers. I was forced to write an article because my mind told me it should not be go unnoticed. I was opposing your viewpoints. In that article I wrote, how you find us, how you treat this house. I wrote, you may have scolded us, you might have differed with us, but you always feel that we are your people and you feel this house as your own house and we feel that you are the guardian of this house. With that feeling, I differed with you. I strongly opposed you. And that opposition is ideological. But our love for you, regard for you, respect for you, sir, it is unchanged. Nobody can change it. Sir, I can tell you one more thing. When I look to the press gallery, I think why a Democrat like you still keep that house, that launch for the journalists remain like this. COVID days it was okay, but now there is no COVID. Sir, please see that whatever you can do afterwards, the house should be opened for the media. Without the media, without the public debates, without taking the message to the public, there is no meaning for a parliament. Right. I know that you understand it. Sir, while concluding, I would like to read the following, which I wrote here. Sir, thank you for upholding the greatness of this great country. Thank you for the commitments that you have cherished for the values of democracy. Thank you for the agonies that you might have experienced in your noble struggle to remain as a secular democrat in this difficult political landscape. Thank you for the tears that were showed in your eyes. That tears show who you are. I bow my head. Sir, if you allow me, I embrace you with all love, all respect, all affection, with the feeling that you are somebody so close to our hearts. I conclude, sir. Thank you. Thank you very much. Yes, Sri Ramji. Ramji. धन्यवाद सर. जाहिर सी बात है सर, विदाई एक भावुक पल होता है और इस भावुक पल में ये जरूर होता है कि हम जैसे युवा और तमाम लोग कि उस व्यक्ति से क्या सीखते हैं. और सर, हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है. आपका जीवन का जो संघर्ष जो हमने पढ़ा कि जो आपका जय आंध्रा मूवमेंट रहा हो और चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी की छात्र समिति संघर्ष समिति रही हो, इन सारे मूवमेंटों में आपने बड़ा ही संघर्ष किया और आंध्रा के नेल्लोर गांव से एक छोटे से गांव में जन्म लेकर के आपने इस देश के उपराष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया है. ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत श्रीमान जी है. और बहुत सारी बातें मेरे पास नहीं हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी, आपका जो देश प्रेम है, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है और हम सबको प्रेरणा हमेशा देता रहेगा और हम सबको आपकी याद आती रहेगी. और हम सभी लोग आपके जीवन की शुभकामनाएं करते हैं कि आगे फ्यूचर में भी आप ऐसे स्वस्थ रहें और हम सबसे कनेक्ट रहें. जय हिंद. धन्यवाद. धन्यवाद राम जी. श्री कनकमेड़ रविंद्र कुमार. Thank you, sir. I have a great privilege to speak on this occasion, but with heavy heart. Sir, your journey as presiding officer of this August House commenced on 11th August 2017. After completing your term, you will be demitting the office on 10th August. Your entire tenure as presiding officer of this August House is very eventful and remarkable with your innovations. Sir, I have learned so many things under your leadership and how to become a good parliamentarian. And you are always reminded
as a guiding force to me and to all the members of this August House, and always motivated the members of this House to give their best discussion, passing of bill, and whatever the business that were transacted in this House. Sir, I don't have any hesitation to say that you are a pride of the country in general, particularly Telugu people in particular. Sir, the way you promoted usage of Indian languages in the House and encouraged more and more members, sir, use their mother tongue in raising the issues in the House, appreciated by one and all. Sir, I could recollect that the bonding with you, I had its genesis during the student life as a leader of the student leader and or the leader of Jayendra movement itself, starting from Nellore district and other. The bonding started during the student life, continued between us till now. It will continue forever. Sir, the books written by you during our tenure as presiding officer of this August House stands testimony to the scholarly aptitude you have within yourself. You never missed any forums to give speech on wide-ranging subjects, which shows the deep knowledge you have in each and every subject. Under your auspicious leadership, we had the privilege of online submissions of various notices through e-notices portal. Many efforts were made to reduce the usage of the paper in the day-to-day functioning of the House. Sir, you have been rendering marvelous services to the particularly Telugu states under a Swarna Bharati Trust. And now, though you are retiring from this office, according to your words, but you are not tired. Sir, I hope that you will continue the services and also render service to the public at large without any restrictions at present. Sir, finally, sir, on one occasion I have seen an angry from you, but I never witnessed, and that only recently when the House was frequently disrupted, that you have expressed your anguish by saying that my operation depends on your cooperation, otherwise there will be separation. So, like that, sir, you are always encouraging the benches, treasury benches, and also the opposition benches. And thank you for your guidance, and it will. I hope that your guidance will continue forever. Thank you for giving us. Thank you. Ramdas ji. Ramdas ji Atwale. सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। सभापति महोदय, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपने हमें विश्वास दिया है। आपने हमें इतना विश्वास दिया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे। आपने हमें इतना विश्वास दिलाया है कि हम किसी को नहीं डरेंगे और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी नहीं हारेंगे। आपने मुझे मौका दिया हर बार, आपने मुझे मौका दिया हर बार, इसलिए मैं करता रहा कांग्रेस पर वार। आज मत करिए। आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, आप कभी नहीं मानने वाले हैं हार, इसलिए आप आइए फिर एक बार। जो आते थे बार बार वेल, जो आते थे बार बार वेल, उनको सस्पेंड करके आपने उनका बंद कर दिया था खेल। कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, कांग्रेस वाले तो आपके सामने हो गए हैं फेल, इसलिए अभी वो नहीं आएंगे बेल। ठीक है, चलो पार्टी को छोड़िए। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आपका अंदाज बहुत अच्छा था,
आप सभी लोगों को साथ में लेकर चलते थे। आप गड़बड़ करने वालों को मतलब 1 मिनट के अंदर हाउस एडजर्न करते थे, उनको ज़्यादा हंगामा करने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन ठीक बात है कि आप एक स्टडीड थे, आप हाउस चलाने के बारे में बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा। 5 साल तक आप हमारे साथ रहे और सभी मेंबर को आपने मौका देने का काम भी आपने किया है। टाइम कम होने से हमें भी, मैं जब बोलता था तब आप बेल बजाते थे, आप बेल बजाते थे, मैं बोलते रहता था। और लेकिन बहुत बार आपने मुझे भी मौका दे दिया है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान निर्माता की पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको हमेशा बुलाते रहेंगे, आपका स्पीच सुनते रहेंगे। इस हाउस में तो आपका स्पीच हमने बहुत बार सुना है, लेकिन बाहर भी हम आपको हमेशा बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपने हाउस बहुत अच्छा चलाया, इसीलिए आपको शुभकामना देता हूं। जय भीम, जय भारत। राइट, राम जी। श्री वीरेंद्र वैश्य, you have only 2 minutes. Honorable Chairman, sir, on behalf of my party, Assam Gana Parishad, I'm standing here today not to say goodbye or farewell to you, sir. Because, sir, goodbye and farewell is not applicable you, sir. Sir, in my student life, when I took part in the debate, once I got a topic. The topic of debate was that we cannot say goodbye to Mahatma. Sir, we cannot say goodbye to you because your work, your advice, your guidance, always remembering you, sir. Sir, in my parliamentary life, I have seen you as a senior minister, as a senior colleague of this house, and as a honorable chairman of this house, sir. Sir, as a minister of rural development, you are the most successful minister, and you are a very learned, sir. You are a very learned person, sir, and it was already reflected in your speeches in the parliament, from where we can learn many things in our life, sir. I remember, sir, in the year 2014, when I was in the 2009, when I was the member of this house, when I spoken to any topic, from this, sir, from the first row, sir, you always encourage us, sir. Sir, you are a very strong supporter, strong motivator of the mother tongue, sir, mother language, sir. Sir, I today remember when I spoken in the house on learned singer Dr. Bhupen Hazarika, you have given the reply in Assamese, sir. So here, this is the recognition to my language, sir. This is the recognition to my mother tongue, sir. This is the language to 3/4 people of Assam, sir. Sir, you have told me 2 minutes, sir. Today, definitely, sir, I follow your direction. Sir, on behalf of people of Assam, on behalf of entire northeastern region, we pray Ma Kamakya to give you bless for your good health, speedy health, and you continues to contribute to our society, in our democracy, in our education system, in our parliamentary system. Thank you. Thank you very much, sir. The House is adjourned to meet at 2:05. 2:05. Thank you. Sorry. There's no way to.
राम जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने क्षेत्र की एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसके दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं। जब से ये आकांक्षी जिले घोषित हुए हैं, निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता बढ़ी है। उपायुक्त उप विकास आयुक्त का प्रखंडों में दौरा हो रहा है, जनता की समस्याएं उनके द्वारा सुनी जा रही हैं, पर इससे हमारे यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की पलायनवाद की है। प्रतिवर्ष करीब करीब 2 से 3 लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, वो भी वर्षों से बंद पड़ी हुई है और उसके खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि सीमेंट फैक्ट्री दूसरे कंपनियों के द्वारा खोली जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, पानी भी है, बिजली भी है, लेबर भी है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा एक एक्सिल फैक्ट्री खोली जा सकती है या अन्य विभागों या मंत्रालयों द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि पलामू जैसे संसदीय क्षेत्र में जो अत्यंत पिछड़ा है, वहां पर किसी प्रकार की फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन में पिछले 13-14 साल से झारखंड के घुसपैठ के बारे में हमेशा मुद्दा उठाते रहा हूं कि बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण हमारे क्षेत्र में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और इसका हिंदू और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं सर। बांग्लादेश घुसपैठ क्योंकि वो जब आते हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों का भी रोजगार छीनते हैं, हिंदू का तो रोजगार छीनते ही। लेकिन अभी जो एक नया ट्रेंड चालू हुआ है सर कि पूरा इस्लामीकरण के लिए, मैं 3-4 पॉइंट जो है आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को जो है बताना चाहता हूं कि भोले भाले आदिवासियों को शादी करके, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके पूरे बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए उतारू हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर कि अभी मेरे बगल के जिले साहबगंज में जो जिला परिषद की अध्यक्षा बनी है वो आदिवासी कोटे से, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व था, लेकिन उनकी जो शादी है वो मुसलमान में हुई। और ये एक उदाहरण मैंने दिया है, इस तरह के लाखों उदाहरण। दूसरा, यदि आपने ध्यान दिया होगा सर, तो जामताड़ा एक सीरियल बना जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इकोनॉमी है, जितने देश के साइबर क्राइम होते हैं वो साइबर क्रिमिनल सारे के सारे उसी संथालपन्ना में, उसी जामताड़ा में है, उसी देवघर में है, उसी गोड्डा में है, उसी पाकुड़ में है और साहबगंज में है। तीसरा जो सवाल है सर कि जितनी गायें हैं, यदि आप मेरे रास्ते में जाएंगे सर, यदि गोड्डा से चलेंगे, देवघर से चलेंगे, तो आपको रात में जो है लाखों लाख गायें जो हैं वो जाती हुई नजर आएंगी। वो सब बांग्लादेश जा रही है, बालू जा रहा है, गिट्टी जा रहा है, ये सब इलीगल है सर, सब गलत है। उसी दिन, आज से 2 दिन पहले मैंने इसी सदन में मुद्दा उठाया था सर पूरे इस्लामीकरण का, जिसको झारखंड सरकार ने माना कि जो सरकारी स्कूल है वो उर्दू हो गया है, रविवार के बदले वहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। 3-4-5 मुद्दे के कारण पूरा अशांत हो गया क्षेत्र और पूरे इस्लामीकरण के लिए बढ़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि एक तो एनपीआर वहां लागू करें सर, एनआईए का ऑफिस वहां हो, और चूंकि झारखंड सरकार और कांग्रेस मिलकर इन सारे एक्टिविटी को मदद कर रही है, इसलिए धारा 356 के अंतर्गत झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र अंबाला के अंतर्गत पंचकुला जिले का पिंजौर वाया नालागढ़ 4 लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्दी पुल, जो कि अभी बहुत ही बुरी दशा में है, आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाईवे पर ट्रैफिक दिन रात बढ़ता जा रहा है और बरसात के दिनों में सड़कों पर गड्ढे होने से जल भराव भी काफी बढ़ गया है, जिस कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पिंजौर वाया नालागढ़ 4 लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्दी पुल का
शिलान्यास किया गया था, परंतु अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि बढ़ते हुए ट्रैफिक व आए दिन सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पिंजौर वाया नाड़ागढ़ 4 लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्दी पुल का कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में साथ ही ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। मैं आदरणीय मंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया है। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the unemployment and national security of this country. Sir, the Agnipath scheme, which was announced by the Government of India on 14th June 2022, the Indian Armed Forces, including the Army, Navy and Air Force, will recruit young people from the age of 17.5 to 21 as Agniveers for a period of service for 4 years, including 6 months of training. Sir, we all know that serving in the armed forces demand longer training to guard the country, the lives of fellow soldiers and themselves. Sir, 6 months of training is inadequate to serve the country efficiently in the armed forces to meet the challenges of the modern battlefield. Sir, we are at a juncture where we need to strengthen the armed forces by equipping them with technological advancements and professionalism, as we are facing severe threats from our neighboring countries in the recent scenario. Sir, any move to dilute the efficiency of the Indian Army is compromising on the national security. Sir, the armed forces of our country, namely the Army, Navy and Air Forces, have been the pride of our nation. Sir, Agnipaths or Agniveers are not going to be an alternative for unemployment. Sir, Narendra Modi jab aaye the, sir, bola tha 2 crore jobs denge har saal. 2 crore jobs every year. Sir, this is not a way of satisfying it, sir. Just one more point. Agniveers are not eligible for allowances like pension, gratuity, healthcare scheme, canteen store department facilities, extended insurance schemes, or ex-serviceman status. Sir, this is a very important issue. The government of India should withdraw the Agnipath scheme and provide employment to the young people. धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज आपके बीच हमारी लोकसभा में बैठने वाली मेरी साथी सांसद सदस्य रंजीता कोली के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। एक महिला सांसद होने के नाते मुझे भी आपको जरूर बताना चाहिए कि कल जो घटना राजस्थान भरतपुर में हमारी बहन के ऊपर हमला हुआ है, जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को सजा नहीं करना और बहन के ऊपर हमला करना, चौथी बार ये हमला हुआ है। सभापति जी, मैं आपसे मांग करती हूँ कि जो कांग्रेस के वहां पे जो सरकार है, वहां के जो सीएम है, वो सीएम ने हमने कायदा बनाया है कि जो बेटियां हैं उनके ऊपर बलात्कार होगा तो उनको सजा होगी फांसी की, लेकिन राजस्थान के सीएम ने कोई बेटी के ऊपर बलात्कारी को फांसी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने अपना खुद का कानून बनाया है। सर, हम आपसे मांग करते हैं कि जो भी कल हमारी बहन के ऊपर हमला हुआ है उन हमलेवार को सजा होनी चाहिए और जो गलत काम कर रहे थे उनके ऊपर भी कामगिरी होनी चाहिए, सजा उनको मिलनी चाहिए। ऐसे हम सब हमारी महिला सांसद के ऊपर जो हुआ, हम सब आपसे मांग कर रहे हैं। आप संबद्ध कर ये जो भी धन्यवाद स्पीकर जी। सभा की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है।